एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आनापान सती कैसे करें। क्या सांसों को नाक के छिद्रों पर देखें या सांसों को कहीं भी महसूस करें। यह प्रश्न हर विपश्यना सीखने वाले के लिए हो सकता है। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जहां भी हम ध्यान को टिकाएंगे वहीं हमें इतनी संवेदनाएं, इतनी वेदनाएं महसूस होने लगेंगी कि हम उसकी तह तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा, कभी महसूस भी किया होगा, आपका अनुभव न भी रहा हो चाहे, लेकिन आपने अगर कोई किताब पढ़ी हो तो आप उस राइटर ने कितनी बारीकी से चीज़ों को लिखा है। चाहे आप उपन्यास पढ़ें, चाहे किसी राइटर के अपने जीवन के अनुभव हों, उसके ध्यान के अनुभव हों, उसके और सर नौकरी के अनुभव हों, उसके अपने राजनीति के अनुभव हों, सामाजिक अनुभव हों, जिनको भी वो लिखता है, कलमबद्ध करता है, किस तरह से शब्दों को आकार देता है और किस तरह से कितनी बारीकी से लिखता है। कभी किसी उपन्यासकार को आपने अगर पढ़ा हो, उपन्यास पढ़े हो, तो आप महसूस कर पाएंगे कि कितनी गहराई में वह चला जाता है, कितने किरदार इकट्ठे कर लेता है, उन किरदारों को फिर किन सिचुएशन पर ले जाता है, किन परिस्थितियों में ले जाता है, किन घटनाओं में ले जाता है, और कितनी बारीकी से एक एक इवेंट को लिखता है। यह कैसे होता है? यह विचारों की गहराई में चले जाने से होता है। और जब कभी लिटरेचर की पढ़ाई करवाई जाती है, राइटिंग स्किल डेवलप करवाई जाती है, लैंग्वेज की पढ़ाई कराई जाती है कॉलेजों में, तो वहाँ एक सिचुएशन दी जाती है बच्चों को, और उस सिचुएशन को वह बच्चे किस तरह से कलमबद्ध करते हैं, किस तरह से उस सिचुएशन को पहले ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन में लाते हैं, ऑब्जर्वेशन में हर बारीक चीज़ को लाने के बाद किस तरह से कलमबद्ध करना है, यह उनको सिखाया जाता है। यह एक बड़ी ट्रेनिंग है, बड़ा अभ्यास करना पड़ता है, तब कोई राइटर बन पाता है, लेखक बन पाता है। भाषा का अच्छा अभ्यास, अच्छी जानकारी, शब्दों का तालमेल, किस तरह से शब्दों को जोड़ना है कि वो नुकीले ना रहें, उनमें एक लयबद्धता आए, एक संगीत पैदा हो, काव्य पैदा हो। ये कैसे हो पाता है? यह हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, गहरे में चले जाते हैं, तब यह सब हो पाता है। इसी तरह से अब सोचो, जब एक साधारण व्यक्ति अभ्यास करते करते लेखक बन जाता है, कोई जरूरी नहीं कि वो ध्यानी हो, तो एक ध्यान करने वाला व्यक्ति जब ऑब्जर्वेशन में लाता है अपने को, अपनी सांस को, अपनी संवेदनाओं को, तो सोचो वो कैसा होता होगा। जब एक उपन्यासकार, जब एक लेखक पुलिस स्टेशन में जाकर ऑब्जर्व करता है, वो कुछ नहीं करता, पुलिस स्टेशन पर जाकर खड़ा हो जाता है। अब वो वहाँ देखते रहता है क्या चल रहा है, किस तरह के लोग आते हैं, क्या उनकी सोच होती है, किस तरह की वो परिस्थितियों में आते हैं, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर।
किस तरह से उनकी रपट लिखी जाती है, किस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, कितने आदमी वहाँ खड़े रहते हैं, क्या माहौल वहाँ का है, स्टेशन मास्टर क्या करता है, उसके आसपास में कौन कौन लोग होते हैं, उस पूरे स्टेशन का माहौल क्या होता है, इस तरह की वो हर छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करता है एक किनारे पर खड़े हो जाकर। और अगर वो किसी पार्क में जाता है घूमने के लिए तो वहां भी छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व कर रहा है, कौन से पेड़ पर कौन सी चिड़िया बोल रही है, कौन सा पेड़ किस टेक्सचर का है, किस तरह की बनावट का है, कहाँ फूल खिले हैं, फूलों के आसपास किस तरह के कीट पतंगे भौरे तितलियां घूम रही है। वो सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है कि लोग फूलों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते हैं नहीं बैठते हैं, कौन पक्षियों की तरफ आकर्षित हो रहा है, कौन वहाँ की सीनरी जो भी है, कहीं फाउंटेन चल रहा है, कहीं और पक्षी चहक रहे हैं, बतख हैं, कोई और कहीं मोर नाच रहा है, कहीं कोई और पक्षियों की आवाज़ें हैं, कहीं पशु भी हैं। वो सब चीज़ों को नोटिस करता है, उसका इतने गहरे में ऑब्जर्व करता है और फिर उनको जब कलमबद्ध करता है उस सिचुएशन को, तो छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करके करता है। हम कल्पना भी नहीं कर पाते, वो उन बातों को लिख देता है कि कैसे प्रेमी और प्रेमिका बैठे हुए हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, किस तरह से उनके आसपास में माहौल है, कौन वहाँ भेलपूरी बेचने आ रहा है, कौन वहाँ चाय बेचने आ रहा है, कौन वहाँ कुछ और खिलौने बेचने आ रहा है, कहाँ कहाँ वो लोग आकर्षित हो रहे हैं, किन किन लोगों के पास जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग मांगने भी आ रहे हैं उनसे, उनको डिस्टर्ब करना चाहते हैं ताकि ये डिस्टर्ब होंगे तो कुछ तो देंगे ही। तो इन सभी बातों को एक लेखक ऑब्जर्व करता है और फिर उनको बखूबी लिखता है। इसी तरह से जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं, एक पॉइंट पर लाकर ऑब्जर्व करो। सबसे पहले तो अब कहाँ ऑब्जर्वेशन होगी? अब इन्होंने प्रश्न पूछा है कि सांस पर ध्यान केंद्रित करें, तो नाक के सुराखों पर ही ध्यान केंद्रित करें या कहीं भी सांस को ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? कहीं भी सांस को ध्यान केंद्रित करना तो मुश्किल हो जाएगा। बात इनकी सही है कि सांस ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नाक से ही ली जा रही है, लेकिन हमें लगता है कि नाक से ही ली जा रही है। हकीकत तो यह है कि पूरा शरीर हवा को खींच रहा होता है, हमें पता नहीं चलता, रोम रोम से खिंचाव है, लेकिन हमें सिर्फ स्थूल का पता चल रहा है कि नाक से सांस ली जा रही है। अगर मुंह खुला है तो मुंह से भी खींची जा सकती है, लेकिन अपने आप जो सांस चल रही है वो नाक से आ रही है और नाक से जा रही है। यह स्थूल है, सूक्ष्म तो बात कुछ और है, लेकिन वहां अभी हम नहीं उसको पकड़ पाएंगे। इसलिए नाक पर ही, अगर हम नाक और होंठ के बीच में जैसे बताया गया है वहां अपने को लाकर केंद्रित कर दें अपने मन को, तो हम बहुत आसानी से आती जाती सांस को महसूस कर पाएंगे। वहां अपने ध्यान को टिका दें। और एक और बात है कि नाक का जो हिस्सा है यह हमारे मुंह का सेंट्रल पॉइंट है, तो और मुंह मनुष्य की संरचना का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं।
हालांकि यह विपश्यना में कहीं आपको बताया नहीं गया होगा और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि बताया जाए, लेकिन मैं इसको अपने अनुभव से कह रहा हूँ। ये कहीं आपको किताबों में नहीं मिलेगा कि सेंट्रल पॉइंट मुंह का नाक है या मनुष्य की संरचना का मुख्य हिस्सा मुंह होता है, क्योंकि हर व्यक्ति मुंह को देखता है। अपने मुंह को भी सुबह से लेकर शाम तक हम कितनी बार देखते हैं और दूसरे के मुंह को भी देखते हैं। सेंट्रल पॉइंट हमारा वही होता है, मुंह, क्योंकि मुंह से मनुष्य की पूरी पर्सनैलिटी, पूरे व्यक्तित्व का पता चलता है। उसके एक्सप्रेशंस मुंह में दिखाई देते हैं। हंसता है, रोता है, गाता है, बोलता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो अगर हम अपने मुंह पर ध्यान केंद्रित करें, सेंट्रल पॉइंट पर आ जाएं, आसानी से केंद्रित हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है मुंह पर फोकस करने की। अब प्रश्न उठेगा तो बहुत से लोग तो आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बहुत से लोग तो और नीचे के चक्रों से ऊपर के चक्रों तक ध्यान केंद्रित करते हैं। तो वो क्या है? मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन और अनुभव बता रहा हूं। बाकी ध्यान तो आप कहीं भी केंद्रित कर सकते हैं, आपका ही ध्यान है, आपके ही विचार हैं, आपकी करने वाले हैं। लेकिन जो सबसे आसान हो सकता है वो यही है कि आप अपने मुंह पर ध्यान केंद्रित कर लें, अपने मुंह के सेंट्रल पॉइंट पर आकर ध्यान केंद्रित कर लें। जब आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, प्रश्न उठता है जो आज्ञा चक्र मनुष्य की संरचना में शरीर और मन दोनों के बीच का हिस्सा है। शरीर हमारे माथे से नीचे नीचे तक स्थूल शरीर का आभास होता है और माथे से ऊपर का जो हिस्सा है वह सूक्ष्म शरीर की तरफ ले जाता है। वो हमें, जिसको आंतरिक अनुभवों में आंतरिक मंडल कहा जाता है, वो अनुभव मंडलों का है। अपने अंतर में जब कोई मनुष्य साधना करके जाता है तो तब वो आज्ञा चक्र से ऊपर की तरफ बढ़ता है। वो अंदरूनी यात्रा है और इसका जिक्र बुद्ध की प्रतिमाओं में से हमें मिलता है। बुद्ध के प्रतिमाओं में जो प्रतीक है, मस्तक से ऊपर जो स्वर्ण कमल दिखाई देता है, वो इस बात का ही प्रतीक है कि ऊपर आंतरिक यात्रा है, वह निर्वाण की स्थिति है, वह परलोक की स्थिति है। एक यह लोक है, एक परलोक है। वो परलोक जो कहते हैं, परलोक या वह ऊपर का लोक जो हमें, जो मुक्तदायी है, उसकी यात्रा कैसे होती है? वह आज्ञा चक्र से ऊपर आंतरिक यात्रा है। इसलिए आज्ञा चक्र पर ध्यान करके हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, स्थूल शरीर को छोड़ते हैं। स्थूल शरीर में इंद्रियां हैं जिनकी वजह से हमारा मन शरीर में फैला हुआ है और बाहर फैला हुआ है संसार में। यह आंतरिक हो जाता है, अंतर की तरफ खींचता है। लेकिन विपश्यना की साधना में हम मन को जब टिकाते हैं तो क्योंकि हम आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो आती जाती सांस हमें तो नाक पर ही महसूस होगी, क्योंकि नाक से ही सांस आ रही है और जा रही है, ऐसा हम महसूस करते हैं। इसलिए शुरुआत यहीं से करनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत स्थूल है और आसानी से पकड़ में आ सकती है। और दूसरा मैंने बताया सेंट्रल पॉइंट है,
आसानी से ध्यान वहाँ केंद्रित हो जाता है, क्योंकि हम सब की आदत है चेहरे को देखने की। इसलिए नाकों के सुराख पर, नाक और ओंठ के बीच में अगर हम ध्यान को केंद्रित करें, आसानी से केंद्रित हो जाता है। खिंचाव तो जरूर महसूस होगा, क्योंकि हमें ध्यान करने की आदत नहीं है। आंख बंद करके कभी एक जगह पर हम ध्यान को टिकाते नहीं हैं, यह हमारी आदत में नहीं है। इसलिए जब भी आप नाक और ओंठ के बीच में, जिस तरह से बताया जाता है आनापानसती करते वक्त, अगर आप यहाँ ध्यान केंद्रित करेंगे तो ज़रूर आपको खिंचाव महसूस होने लगेगा। और वह खिंचाव आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी आंखें खींच रही हैं, आपका माथा खींच रहा है। धीरे धीरे आपको लगेगा कि संवेदना बढ़ने लगी है। नाक के सुराखों से ऊपर की तरफ, आंख की तरफ, माथे की तरफ, यह सब संवेदनाएं, यह सब खिंचाव आपको महसूस होगा ही। क्योंकि यह महसूस जब होता है तो ये एक नेचुरल है, क्योंकि हमें कभी आदत तो है नहीं ध्यान करने की। इसलिए ये जहाँ भी आप ध्यान लगाएंगे वहीं यह होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर होगा, यहाँ पर इसलिए ज़्यादा महसूस होगा क्योंकि जब आप वहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आंखें खींचने लगती हैं। आँख जब अटकेगी और ऊपर को खींचेगी, तनाव होगा, तो ऐसा महसूस होगा कि आँखों में खिंचाव महसूस हो रहा है, माथे में खिंचाव हो रहा है, मुंह में खिंचाव हो रहा है, नाक से ऊपर संवेदनाएं महसूस हो रही है। ये एक साधारण है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये सारी चीज़ें अपने आप ही चली जाती है। हमारा शरीर आदतन हो जाता है उस तरीके से। लेकिन शुरुआत यहीं से करनी चाहिए, क्योंकि यह आसान है। नहीं तो हम सांस को कहाँ महसूस करेंगे? वो जहाँ हम सोच रहे हैं कि हम सांस को महसूस करेंगे कि हमारा दिल धड़क रहा है, हम सांस को महसूस करेंगे कि कहीं हमारा फेफड़े में महसूस हो रही है, या हमारे पेट में महसूस हो रही है, या हमारी छाती में महसूस हो रही है, यह संवेदनाओं का हिस्सा है। जब हम विपश्यना करते हैं तो शुरुआत कायानुपश्यना से ही करते हैं। कायानुपश्यना में हम अपने अंग प्रत्यंग पर महसूस करते हैं उन संवेदनाओं को, क्योंकि संवेदनाएं कैसे पैदा होती हैं? संवेदनाएं हमारी सांसों से ही पैदा हो रही हैं। अगर सांस ही न चले तो संवेदना कुछ भी नहीं है शरीर में, फिर शरीर जड़ है, बिल्कुल ही जड़ है। यह संवेदना महसूस ही तभी हो रही है क्योंकि सांस की वजह से पूरा शरीर एक संरचना, हर संरचना उसकी ऐसे जुड़ी हुई है कि हमें उसमें खिंचाव, तनाव, उसमें संवेदना, वेदना सब महसूस हो रही है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अगर हम स्थूल से करेंगे, आसानी से सांस को पकड़ पाएंगे, आते हुए भी और जाते हुए भी। तो जब वहाँ ध्यान टिकेगा तो हमें संवेदना नाक पर ही महसूस होगी सबसे पहले, और वो जैसे जैसे ध्यान वहाँ टिकने लगता है तो वो संवेदना ज़्यादा गहरी होने लगती है। इसलिए कई बार बहुत से लोगों के प्रश्न हैं कि संवेदना इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ध्यान का टिकना मुश्किल हो जाता है, पीड़ा होने लगती है, खिंचाव होने लगता है। कायानुपश्यना में हम जब बढ़ते हैं तो हम हर अंग प्रत्यंग में फिर उन संवेदनाओं को देखते हैं। कायानुपश्यना में हर अंग प्रत्यंग में से गुजरते हैं तो अंगों को देखते हैं, अंग में क्या चल रहा है। अंग प्रत्यंग पर टिकते हैं तो मन को टिकाते हैं, तो उनकी सेंसेशंस को, उन अंग प्रत्यंग पर चलते चलते हम उन पूरे शरीर के सेंसेशंस को महसूस करने लगते हैं। हमें होश आने लगता है कि हमारा पूरा शरीर किस तरह से चल रहा है, यह इसमें किस तरह की सेंसेशंस होती हैं। हर जगह सेंसेशंस है, क्योंकि यह शरीर सेंसेशन न हो तो यह जड़ हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम वेदनानुपश्यना करते हैं तो वहाँ हम उन अंग प्रत्यंग पर जो वेदनाएं उठ रही हैं उन वेदनाओं को महसूस करते हैं। वहाँ वेदनाएं हमें महसूस होती हैं, वह वेदनानुपश्यना में करते हैं। इसलिए ये अलग अलग पार्ट में विपश्यना है। इसलिए इसको ऐसा न सोचें कि अगर हम कहीं भी महसूस कर लें आनापानसती करते समय तो इससे मन हमारा फिर
तीक्ष्ण नहीं हो पाएगा, मन हमारा शार्प नहीं हो पाएगा, मन हमारा एक जगह टिक नहीं पाएगा। मन को हमने टिका के गहरे में अंतर अंतर की तरफ ले जाना है। जब मन टिकने लगेगा, इसमें गहराई आने लगेगी, तब हम अपने अंदर की तरफ बढ़ेंगे और तब हम उस आवाज़ को, उस प्रकाश को, उस आंतरिक मंडलों में आंतरिक यात्रा को महसूस कर पाएंगे। तब हमें तब हम आध्यात्मिक हो पाएंगे, तब हमें आध्यात्मिक अनुभव होने होने लगेंगे। इसलिए शुरुआत ऐसे अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उस बेहतर तरीके से करने से हमें ध्यान का भी अनुभव होगा और हम धीरे धीरे एक सहज और सरल अवस्था में आ जाएंगे। हमारा ये सारा भ्रम जो संसार में फैला हुआ है, संसार को यह नित्य समझ रहा है, संसार में सुख समझ रहा है, संसार में दिखावा, अहंकार, मैं और मेरी जितनी भी चल रही है, ये सब गिरने लगेगी, ये सब ढीली पड़ने लगेगी। मन को टिकाने से ये सब होता है। जिसका मन टिकता नहीं वही तो तृष्णा और संसार में घूमता रहता है, सांसारिक इच्छाओं में उलझता रहता है। उसे तो पता ही नहीं चलता कि ध्यान क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, मन क्या है, शरीर में क्या चल रहा है, क्या संवेदनाएं हैं, मन में क्या संवेदनाएं हैं, चित्त किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से विचार उठ रहे हैं, किस तरह से कर्म हो रहा है, कुछ भी तो पता नहीं चलता। इसलिए शुरुआत हम बेसिक जो बताया गया वहीं से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नमो बुद्धाय।